हो गई है। तो आज हम सेल के बारे में जो पढ़ेंगे, तो सेल बेसिकली क्या है? सेल हमारा शरीर का जो फंक्शनल यूनिट है, एकदम सबसे छोटी इकाई हमारे शरीर की। ठीक है, हमने पहले भी स्टार्टिंग में इस बात को समझा था कि हमारे शरीर का निर्माण किससे हुआ है। जैसे एक बिल्डिंग जो होती है, आप देखते हो कि कोई बहुत बड़ी मीनार, कोई भी भवन है, कोई भी बिल्डिंग बहुत बड़ी खड़ी होती है, तो किसको जोड़ जोड़ के खड़ी होती है? उसमें कई दीवारें होती हैं, उसकी नींव भी रखी जाती है, दीवारों में हम खंबे भी उनको जोड़े जाते हैं, छत बनती है, उसका जो जमीन बनती है ना, ये सब चीजें जोड़ जोड़ के जो है कई जो है मंजिलें बनती हैं। मंजिलें जो है वो बनती है, दीवारों से बनती हैं। और दो दीवार किससे बनती है? वो बनती है ईंट से। ऐसी हमारे शरीर में जो पूरे शरीर का निर्माण होता है, बहुत सारे तंत्रों से होता है, सिस्टम से होता है। वो सिस्टम्स हमारे ऑर्गन से बनते हैं, ऑर्गन्स हमारे जो है टिश्यू से बनते हैं, टिश्यूज हमारे बनते हैं सेल से, जो कि वो सबसे छोटी इकाई है। जैसे मकान में ईंट होती है सबसे छोटी इकाई, ऐसे ही हमारे शरीर में सबसे छोटी इकाई सेल की होती है। ठीक है ना? अलग अलग साइज के होते हैं, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई गोल, कोई वो, है ना? सब जैसे जैसे जिसका कार्य होता है या जहां पर उसकी उपस्थिति होती है, तो उस हिसाब से सबके जो है अपने अपने शेप्स होती हैं। अब ये सेल शब्द जो था, ये जो लिया गया है, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, सेला। सेला जिसका मतलब होता है एक छोटा सा कमरा, स्मॉल रूम। तो वहां से ही शब्द का जो सेल का, वहां से ही उत्पत्ति हुई है। और इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। 1665 में उन्होंने इसकी खोज करी थी। जब रिसर्च कर रहे थे, तो जो एक कॉर्क, अगर आपको पता होगा, पहले कांच की बोतल के जो ढक्कन होते थे कॉर्क में ही आते थे, तो वो कॉर्क उन्होंने जिज्ञासा रूप में देखा, तो उसने उन्होंने खोज करी कि वो कॉर्क के अंदर बहुत, जैसे मधुमक्खी का छत्ता में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, ऐसे ही उसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे इस तरह से उनको जो इकाइयां मिली। तब उन्होंने आगे देखा तो उनको ये पता चला कि वो जो सबसे छोटी इकाई जो है सेल की होती है। वहां से उन्होंने इसकी खोज की थी। तो मानव शरीर में हमारे कितने तरह के हैं? 200 तरह के सेल्स हम जो है देखने को मिल जाते हैं। हमारे शरीर का हर अंग है वो सेल से ही बना है, कोशिका से ही बना है। तो लगभग लगभग 200 तरह के हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं। अभी कोशिका का जो है आपको चित्र दिखाई दे रहा है। तो कोशिका के अगर हम मुख्य रूप से हम इसको समझेंगे, तो इसके अंदर हमें तीन चीजें मेन रूप से हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी बाहर की दीवार, है ना? कोई भी आप देखते होगे, कोई भी भवन है, बिल्डिंग है ना? कोई भी आप उसके चार दीवारी होती है ना? जैसे आपके घर में भी होगा, एक दीवार होगी, चार दीवारी होगी, उसके अंदर आपका घर निर्मित होगा। या जैसे मान के चलो, पहले संसद भवन होता था, संसद भवन मुख्य भवन अंदर है और उसके चारों तरफ एक चार दीवारी रहती है। क्यों रहती है? उसका हम काम अभी देखेंगे। वैसे उसकी प्रोटेक्शन के लिए होती है ना? गेट होते हैं जगह जगह पे किसी भवन में, ताकि वहीं से आना जाने का हो। कोई भी नहीं तो दीवार फांद के आ जाएगा, तो क्या कहलाएंगे उसको हम? आतंकवादी, घुसपैठिया, है ना? कोई भी जो है वो तत्व जो है वो हानिकारक तत्व हो सकता है। तो ऐसे ही ये जो हमारे जो एक चारों तरफ एक लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलती है। और फिर उसका मुख्य, जैसे हमारा दिमाग होता है हमारे शरीर को कंट्रोल करने के लिए, और किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए उनका एक हेड होना चाहिए, एक कंट्रोलिंग यूनिट होता है। ऐसे ही हर सेल का एक कंट्रोलिंग यूनिट होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। जैसे कि बीच में है, ये जो भी गतिविधि होती है उसका नियंत्रित करता है। अब बाउंड्री और जो हमारा उसका कंट्रोलिंग सेंटर के बीच में जो है जगह होते हैं, वहां पे छोटे छोटे बहुत सारे सेल के ही छोटे छोटे अंग होते हैं, उनको हम ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। सबके काम बटे हुए हैं। ठीक है ना? जैसे हमारी एक एमडीवाई एक संस्था है, शुरुआत तो राहुल भैया ने करी। फिर उन्होंने अलग अलग जो थे, जो सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचर्स को जैसे करा। मैं जैसे हूँ, हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं।
कोई दूसरे टीचर भगवत गीता पढ़ाएंगे, कोई घेरन संहिता पढ़ाएंगे, सबके काम बटे हुए हैं, है ना। ये तो नहीं कि भाई एक दूसरे के उसमें कभी मैं कुछ करूंगी, सबका तो सिस्टम से काम होता है, आपको भी सही लगेगा कि हाँ, और करते सब अपने तरीके से काम है। तो ऐसे ही इसके खुद के ऑर्गेनाइज होती है, उनके विषय में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो वो जैसे कि हमारी राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इस तरह के इसमें हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो अगर मुख्यतः रूप से देखा जाएगा तो सेल जो होते हैं, जो हमारे हम मानव शरीर जो है ना, तो वो बना है किससे, बहुत सारे सेल से, जैसे कि अभी बताया था 200 के करीब लगभग सेल है। लेकिन कोई कोई ऐसे भी प्राणी होते हैं जिनका सारा शरीर सिर्फ एक सेल का ही होता है, मतलब वो सारा काम उनका एक ही सेल ही कर लेता है। हमारे शरीर में बहुत सारे अलग अलग सेल हैं, तो जिनके शरीर में एक सेल ही पूरे शरीर के कार्य कर लेता है, सभी कार्यभार संभाल लेता है, उनको हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर या प्रोकैरियोटिक। और जिनके बहुत सारे जो सेल्स होते हैं, अलग अलग उस पे अलग अलग काम करते हैं, वो कहलाते हैं मल्टी सेलुलर या यूकैरियोटिक। ठीक है, एक सेल ही अकेला काम कर लेता है, तो इस तरह के प्राणी होते हैं। तो अब मनुष्य शरीर कैसा है, मल्टी सेलुलर है। अगर हम कोई पशु पक्षी देखेंगे, चिड़िया है या कुत्ता बिल्ली है, गाय भैंस है ना, भेड़ है, कुछ भी है, शेर है, हाथी है, ये भी क्या है, ये सारे मल्टी सेलुलर जीव हैं। पेड़ पौधे भी आप हम उसमें मान के चलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जो यूनिटरी सेलुलर होते हैं। हाँ, जैसे कि अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा अमीबा, पढ़ा था। यस मैम। तो वो क्या था, वो एक सिंगल सेल का ही जीव है, जिसके की सारे काम उसी में ही हो जाते हैं। तो इस तरह के और भी बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या है, प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक की जो बाहर की जो उनकी जो एक लेयर तो होती है, जैसे कि हमने देखा था सेल मेम्ब्रेन, जो उनका जो न्यूक्लियस होता है, बेसिकली जो उनका कंट्रोलिंग यूनिट होता है। जैसे कि हमारा दिमाग है ना, हमारा दिमाग ही तो सब चीजें करता है। मेरा दिमाग ही तो मैं देगा कि अरे चींटी ने काटा है, तुम पैर हटा लो, या क्लास का टाइम हो गया फटाफट लॉग इन करो, या माइक ऑन करो, रिकॉर्डिंग नहीं हुई, वॉट। तो ऐसे ही तो यहाँ पे इनके भी न्यूक्लियस होता है, लेकिन इसमें ये होता है कि इनके न्यूक्लियस की खुद की एक बाउंड्री नहीं होती है। ठीक है ना, बाकी उसमें भी खुद की न्यूक्लियस की बाउंड्री होती है, लेकिन इनके न्यूक्लियस की कोई बाउंड्री नहीं होती है, सिंगल सेल ही होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, कोई लंबा है, कोई गोल, कुछ भी हो सकता है। और जो होता है, और ऐसे भी होते हैं जो अपनी जो शेप को बदल भी लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक का क्या है, पैरामीशियम। ठीक है ना, ये इसकी शेप लगभग ऐसी ही होती है। इसके अंदर देखो अलग अलग तरह के हैं, यहाँ पे इसका एक मुंह टाइप का होता है कि यहाँ से एंट्री होती है, तो सबके अलग अलग है। ये है अमीबा, इसकी जो है शेप कोई निर्धारित नहीं है, ये कैसे भी अपनी शेप बना लेता है, कभी इस दिशा में चल पड़ेगा, कभी उसमें, कभी यहाँ से लंबा, कभी छोटा, कैसे भी। ऐसे ही जो होता है हमारा ये है बैक्टीरिया, सिंगल सेल का ही वो हमारा प्राणी है। ठीक है ना, क्या होता है, बैक्टीरिया, वायरस भी कह सकते हैं हम लोग, वायरस भी होता है, बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया की है। बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। जैसे जहाँ है बैक्टीरिया हमें बीमारियां भी देते हैं, कुछ बैक्टीरिया हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। जैसे दही में जो हमारे दही भी हमारा जो है बैक्टीरिया ही बनाते हैं, लेकिन वो गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे पाचन प्रणाली के लिए अच्छे होते हैं। तो ये हमारे सारे जो है प्रोकैरियोटिक या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम कहेंगे। फिर है हमारे यूकैरियोटिक, जिनके बहुत सारे मतलब मल्टीपल सेल से होते हैं, एक से ज्यादा सेल से शरीर का निर्माण होता है, और इनकी जो न्यूक्लियस होता है उसमें भी जो है बाउंड्री होती है, तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होते हैं। मल्टी सेलुलर कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल। मल्टी का मतलब ही क्या होता है, ज्यादा, यूनि का मतलब होता है एक। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन सेल्स, जैसे कि बताया मानव शरीर में या जानवरों के शरीर में एनिमल सेल्स है, पौधों में भी मैंने बोला था प्लांट सेल्स है। तो एग्जाम्पल ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी आर द नर्व सेल्स, मसल सेल्स, ब्लड सेल्स है। कुछ भी हमारे हर शरीर का जो होता है, हमारा चाहे हड्डियां भी हैं उनमें भी बोन सेल्स होते हैं, हमारी
मसल्स में भी है, नर्व्स में भी है, हर चीज जो है हमारी सेल से बनी है। अब हम देखेंगे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। हम अमीबा के सेल के से ज्यादा बेहतर हम अपने अब ह्यूमन सेल के बारे में ज्यादा समझेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या है, बेसिकली मैंने बताया था कि मुख्य रूप से हम सेल को पढ़ने के लिए, समझने के लिए उसको 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहले उसकी होती है बाहर की बाउंड्री, जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, या उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रे कलर की आपको दिख रही है बाहर की तरफ, ये हमारी होती है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसका खुद का दिमाग है, इसको कंट्रोल करने के लिए कोई तो बैठा है। वो कौन बैठा है? वो हमारा बैठा है न्यूक्लियस। ये आप देख रहे हो न्यूक्लियस बीच में जो पर्पल कलर का है। अब न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में बहुत सारा लिक्विड है, लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। तो इसी प्लाज्मा की कवरिंग के लिए जो बाहर मेम्ब्रेन है, इसका दूसरा नाम भी क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो प्लाज्मा है ये किसके अंदर है? सेल के अंदर है, तो इसीलिए इसका नाम हो गया है साइटोप्लाज्म। साइटो मतलब सेल, प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा, लिक्विड एक तरह का, तो सेल का लिक्विड। अब इसी लिक्विड में, इसी प्लाज्मा में ही हमारे छोटे 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 जो हैं अंग हैं सेल के, जिनको हम बोलते हैं ऑर्गेनेलीज। बहुत तरह के हैं, सबका काम बटा हुआ है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है ना। आगे देखते हैं। तो पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। जो बाहर की जो लेयर है सेल की, वो कैसी है? वो दिखने में, अगर हम इसको और बारीकी से देखेंगे माइक्रोस्कोप की सहायता से या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से, क्योंकि सूक्ष्मतर अगर आप इसको ऐसे ही हम देखेंगे, हमें तो खैर सेल ही नहीं दिखाई देंगे आंखों से, तो और उसके अंदर के तो बहुत ही दूर की बात है। तो देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, बहुत ही सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए। तो इसके भी अगर हम सेल के अंदर और देखेंगे तो उसके लिए बहुत ही हमें और बेहतरीन देखने को मिलेगा, चाहिए होता है माइक्रोस्कोप, तो जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर जब हमने देखा तो हमने देखा जो बाउंड्री थी सेल की, वो कैसी बनी हुई थी? ऐसी बनी हुई थी। सबसे बाहरी जो है उसकी लेयर, सबसे आउटर मोस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल, ठीक है। इसके बाहर ऐसा कुछ नहीं है, बस बाउंड्री है। यही सेल को शेप देती है ना, उसकी एक स्ट्रक्चर देती है, शेप देती है, और उसके बाउंड्री भी बनाती है। भाई पता चले सभी मकान जो है अगर एक उसमें ही रखे हैं तो उनकी चार दीवारी नहीं होगी, तो कई बार पता नहीं चलता ना किसका मकान कहाँ पर है, शुरू हो रहा है, लड़ाइयां होती रहेंगी। वो कहेगा कि नहीं जी, ये तो आजकल होता ही है, अब देखते ही हो बॉर्डर के ऊपर कितना वो रहता है, वो बॉर्डर इधर उधर नहीं है, हमारा इधर का एरिया ही नहीं है, हमारा एरिया नहीं है, हमारा एरिया है। तो बाउंड्री से पता चल जाता है कि हाँ भाई ये तो तुम्हारा, उधर का तुम्हारा हिस्सा है, इधर का हमारा हिस्सा है। होते हो ना, इसको तो बहुत अच्छे से समझाओगे, आजकल तो हर जगह पर बाउंड्री का ही खेल हो रहा है। तो बॉर्डर से एक तो ये भी पता चलता है कि किसका कितना क्षेत्र है, कौन सा सेल जो है कैसा है, दूसरा सेल, और आपस में डिफरेंशिएट आप कर सकते हो। अब जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो दिखने में ऐसी होती है, कैसी होती है? डबल लेयर है। आप देखोगे ये पीली लाइन है और ये वाली, तो ये डबल लेयर है, ठीक है। इसको हम डबल लेयर बोलते हैं, और ये होती है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब होता है, परमिएबल का मतलब होता है कि अपने जैसे एक आप लोगे ना, छलनी लेते हो, कुछ डालोगे तो छन जाता है, आर पार हो जाता है। लेकिन आप प्लेट में कुछ डालोगे तो आर पार होगा? नहीं होगा, है ना। लेकिन कोई चीजें ऐसी होती हैं, अगर आप जैसे दूध आपका फट जाता है, पनीर डालते हो तो पनीर रह जाता है, पानी निकल जाता है, कपड़े कपड़े में से आप करते हो तो बारीक थोड़ा सा होता है। इसका मतलब वो क्या है कि कुछ चीजों को तो जाने दिया, कुछ चीजों को नहीं जाने दिया, तो सेमी परमिएबल। ऐसे ही जो हमारी होती है, कुछ चीजों को तो जाने देगी, कुछ चीजों को नहीं जाने देती। वो इसको पता होता है कि भाई जो मेरे काम की चीजें उनको तो नहीं जाने देना, जो बेकार की चीजें जाने देना। तो ये सेमी परमिएबल टाइप के है कि कुछ पार्टिकल्स उसमें से बाहर चले जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स नहीं जा पाते हैं। और ये किससे बनी हुई है? ये वाली जो हमारी लेयर है, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है। फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड वाली ये जो पीली वाली जो आप देख रहे हो, यही हमारी लिपिड बाइलेयर है। लिपिड्स होते हैं, ये देखो जो बाहर की तरफ आपको, ये एक तरह से आप ये मान के चलो ये है, और जो आपके बीच में ये जो ब्राउन ब्राउन दिख रहे हैं, ये आपके क्या है? प्रोटीन्स हैं। तो प्रोटीन यहाँ पर हैं, और ये
फॉस्फोलिपिड है, तो ये डबल लेयर है उसकी, तो इसलिए लिपिड बाइलेयर, और ये हमारे प्रोटीन, इनसे मिलके ये हमारी क्या बनी है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये बाहर का हिस्सा है सेल के, और ये अंदर का हिस्सा है, ये है ना इनसाइड ऑफ द सेल, यहाँ पे साइटोप्लाज्म आ जाएगा, ये लेयर है, ये बाहर का हिस्सा है, और यहाँ पर आप देखोगे बाहर के हिस्से पे जो प्रोटीन के साथ कुछ कार्बोहाइड्रेट्स चेन भी अटैच होती हैं, वो बाकी हम समझेंगे बाद में। अभी इतना समझने की हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो डबल लेयर की होती है, दो लेयर है, देखो एक ये ऊपर है और एक ये नीचे है, तो ये डबल लेयर बाई लेयर है, और ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, तो इसलिए इसको लिपिड बाइलेयर भी कहा गया है, और बीच बीच में इसके प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारे इससे भी निर्मित होती है। ठीक है, कुछ चीजों को जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, कुछ चीजें यहाँ से चली जाती हैं आ जाती हैं। ठीक है, तो सेमी परमिएबल है। ठीक है, कुछ चीजों को जाने देगी, कुछ चीजों को नहीं जाने देगी। काम क्या है इसका, अब इसका काम क्या है, सबसे पहले मैंने बोला था कि प्रोटेक्शन है ना, चार दीवारी का काम करती है। चार दीवारी पे आपने देखा होगा ना, एक गेट होता है, गेट से आना जाना होता है ना, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी आ जाएगा खुले भैया आओ जी, है ना, कंपनी बाग थोड़ी ना कि घूमने फिरने कोई भी आ जाएगा चला जाएगा। गेट पे आते हो आप, अपना आई कार्ड दिखाते हो, तब गार्ड कहेगा हाँ जी आप चले जाओ, तो होता है ना, तो प्रोटेक्शन है। ठीक है, उसके बाद एक कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स, वही जो अभी मैं कह रही हूँ, गेट कीपर का काम करता है कि आपके पास आई कार्ड है, आपने दिखाया हाँ जी आप इधर पढ़ते हो, हाँ जी मैं इधर इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ, आई कार्ड दिखाओ, या आप इधर काम करते हो, हाँ जी चलिए अंदर जाइए। फिर कहेगा हाँ जी किससे मिलना है, नहीं जी मैं तो ऐसे ही घूमने आया हूँ, आई कार्ड है, नहीं है जी आप बाहर जाओ, विजिटर्स आर नॉट अलाउड, है ना। तो ये हमारा जो है सेल मेम्ब्रेन का काम है। इस पिक्चर में भी आप देख लोगे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर दिखाई गई है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आप देख रहे हो यहाँ पर। ठीक है ना, ये हमारी लिपिड बाइलेयर है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, और बीच बीच में ये हमारे यहाँ पर जो है ये प्रोटीन्स हैं, ये नहीं प्रोटीन से ये गेट कीपर का काम आप एक तरह से कह सकते हो। कुछ हमारे आयंस होते हैं, जिस चीज की जरूरत है वो अंदर आ जाएगा, जिस चीज की जरूरत है वो बाहर जा, देखिए यहाँ पे दिखा रखा है, ये बाहर जा रहे हैं ये अंदर आ रहे हैं, है ना। तो जिस चीज की जरूरत होगी वो अंदर भी आ जाता है, जिस चीज की जरूरत नहीं होती है बाहर, और बैलेंस भी करके चलते हैं। कई बारी कुछ चीजें ज्यादा और कम हो जाती हैं तो उसको बैलेंस भी करा जाता है, जैसे कि ये एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है, क्योंकि सेल के बाहर भी एक तरह का जो है लिक्विड रहता है, और सेल के अंदर तो है ही। सेल के अंदर के लिक्विड को क्या बोलते हैं, इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड। इंट्रा है अंदर है, एक्स्ट्रा बाहर है, और इंट्रासेल्युलर फ्लूइड को हम साइटोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं के अंदर हमारे बहुत सारे आयंस होते हैं। आपको पता ही था जब हमने पहले बात करी थी कि जो सेल भी किस चीज से बनता है, हमारे बहुत सारे मॉलिक्यूल से बनता है ना। इस चीज के मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, कैल्शियम के, सोडियम के, पोटेशियम के, वो सब चीजें ही मिलके हमारे अलग अलग अंगों को बनाती है, या वहीं पे उनकी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ से ही ये जो हमारे आना जाना जो है सो होगा। अगर मेरे सेल के अंदर मुझे जरूरत लग गई कि भाई मुझे यहाँ पर पोटेशियम ज्यादा है या कम है, बाहर सोडियम ज्यादा है या कम है, तो वो बैलेंस भी कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर सेल के अंदर क्या था, सोडियम हो गया था ज्यादा, तो इस सोडियम जो हरे रंग का देख रहे हो ये यहाँ पर आया और ये बाहर निकल गया, और बाहर क्या था वो फिर फैल गया, और बाहर पोटेशियम ज्यादा था तो वो अंदर आ जाएगा। अगर अंदर कम होगा तो बाहर से पोटेशियम अंदर आ जाएगा। ये अपने आप ही बैलेंस करते रहते हैं, जो चीज बाहर होती है वो बाहर हो जाती है। आपने देखा होगा कई बारी आप सब्जियां जो है पानी में डालते हो, या जैसे आपने दाल या आप छोले राजमा भिगोते हो, थोड़ी देर में वो फूल जाते हैं, है ना। तो वो अंदर जो है उसके रिटेंशन होना शुरू हो जाता है। जो चीज होती है, कई बार आप देखोगे कई बार सब्जियां सूख जाती हैं, उनका पानी बाहर निकल जाता है ना। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर ये सब चीजों की जरूरत होती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ से उन आयंस का जो है आवागमन हो जाता है। देखिए यहाँ पे सोडियम का
बाहर की तरफ ज्यादा हो गया है, प्लस है, और पोटेशियम का है, और दोनों की कंसंट्रेशन को ये बैलेंस करने का काम करते हैं। तो कुछ भी चीज है, अब यहाँ से क्या होता है कि जो काम की चीज जा रही होती है उसी के साथ साथ कोई भेड़ के भेष में भेड़िया भी घुस जाता है, कोई बैक्टीरिया भी घुस जाता है। तो ये जो है हमारी लिपिड बायलेयर है, ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये भी उसको भी देखती है कि पता चले सोडियम पोटेशियम के साथ साथ कोई बैक्टीरिया भी घुसे जा रहा है या इन चीजों के साथ साथ, है ना। तो प्रोटेक्शन का काम भी ये करती है। ओके, अब हम बात करते हैं अंदर लिक्विड के बारे में, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जैसे कि बताया था साइट प्लस प्लाज्मा, है ना। तो प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो हमारी बाहर की बाउंड्री वॉल थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, और न्यूक्लियस की भी मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि हमने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में पढ़ा था, उसकी भी एक चार दीवारी होती है, क्योंकि कंट्रोल रूम के अंदर की भी तो है। अब आपको पता है कि संसद भवन के अंदर ऐसे कोई हर कोई तो नहीं जाएगा। दिल्ली है, दिल्ली की हमारी बाहर की एक बाउंड्री है, हमें पता है ना, ये दिल्ली प्रदेश में हम आ रहे हैं। अब दिल्ली के अंदर भी हम मेन मान के चलेंगे जहां पे हमारे पूरा जो गवर्नमेंट चलती है। वैसे तो दिल्ली सरकार, दिल्ली हमारा इस तरह से है, दिल्ली सरकार है, या हम अपना मुख्य रूप से अब वैसे संसद भवन को ही मान के चलते हैं। अब तो खैर पुराना हो गया, लेकिन हमारे मन में अभी भी वही छवि है। तो वहां पे बैठ के सारे जो है डिसीजंस लिए जाते हैं, वहां पे लेखा जोखा होता है, सारे अलग अलग विभिन्न मंत्रालयों को संचालित किया जाता है, या जो भी है हर चीज की जो है प्लानिंग होती है। तो ऐसा तो नहीं है वहां पे हर कोई एंट्री करेगा, तो उसकी भी खुद की एक बाउंड्री होती है ना। तो इन दोनों की बाउंड्री के बीच में हमारा जो है वो प्रेजेंट होता है, क्या होता है, साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा प्रेजेंट है, सेल का प्लाज्मा है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। और साइटोप्लाज्म मैंने पहले बताया था कैसे बना है, सिस्टोल, सिस्टोसॉल होता है, एक तरह का लिक्विड होता है, और उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं, मतलब लिक्विड भी है, और वहां पे हमारे इस तरह के बहुत छोटे 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 ऑर्गन्स होते हैं। और ये जो हमारा किस तरह का साइटोप्लाज्म होता है, बेसिकली विस्कस होता है थोड़ा सा, मतलब जली टाइप आप कह सकते हो, ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है, वाटरी मटेरियल होता है, पानी की तरह आप इसको कहोगे। और इसके अंदर बहुत सारे जो है ऑर्गेनेलीज के अलावा पानी होता है, इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, और ये हमारे छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि हमारा ये तो खैर है ही। इनमें अगर सबसे बड़ा ऑर्गेनेली कौन सी दिखाई दे रही है, कोई बताएंगे? न्यूक्लियस मैम। वेरी गुड। न्यूक्लियस भी हमारी एक ऑर्गेनेली के रूप में ही हम मान के चलते हैं, हालांकि इसको अलग से पढ़ा जाता है, लेकिन न्यूक्लियस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑर्गेनेली। अगर आप कभी क्वेश्चन में, आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है, उसके एमसीक्यूज में अगर ये होता है ऑप्शन की सबसे बड़ा जो है ऑर्गेनेली जो है कौन सी है, और न्यूक्लियस का नाम लिखा है, तो आप बेझिझक न्यूक्लियस को भी मार्क कर दीजिएगा, उसमें कंफ्यूज मत होना कि न्यूक्लियस ऑर्गेनेली नहीं है। न्यूक्लियस भी अगर आप इधर देख ही रहे हो तो सबसे बड़ी ऑर्गेनेल ही हमारी न्यूक्लियस है, ठीक है ना। बाकी फिर और छोटे छोटे हैं, जैसे कि न्यूक्लियस के साथ साथ ये जो पर्पल कलर के आपको देख रहे हो जैम पैक जो हो रखा है, ये गोल्गी अपरेटस है। यहाँ पे ये हमारे जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके ऊपर डॉट डॉट है, तो ये रफ लगते हैं, ये स्मूथ है क्योंकि इन पे कुछ नहीं है। ये हमारे आपको इस तरह से ये जो दिख रहे हैं पीले से लंबाई में, ये हमारे क्या है, एंडोप्लाज्मिक ये माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ये है, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ पे ये सब कुछ हमारे लाइसोसोम्स है, ये दाने दाने जो है ना, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये हमारे राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, ये सेंट्रियोल्स हैं। तो इस तरह के हमारे काफी सारे यहाँ पे स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज में यहाँ पे हालांकि न्यूक्लियस नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अगर कभी इस तरह का प्रश्न आता है तो आप यही याद रखना कि न्यूक्लियस भी ऑर्गेनेली है। यहाँ हम समझने के लिए उसको अलग उसमें कंसिडर करेंगे, बट कई बार ट्रिकी क्वेश्चंस में इस तरह से आ जाता है। तो हमारे कौन से थे ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस दिखाया, राइबोसोम दिखाया, लाइसोसोम देखिए, सेंट्रोसोम देखिए। तो ये हमारे अलग 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 तरह के हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया का इस तरह का स्ट्रक्चर आपने देखा था ना, सॉसेज शेप इसको हम बोलते हैं। इस पिक्चर में हम देख लेते हैं, यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं ना आपको, फिर इसके अंदर ये फोल्ड्स टाइप का आपको दिख रहे हैं। तो ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। गिनती हर किसी में नहीं होती, कईयों में कुछ, कईयों में कुछ। काम से आपको समझ आएगा कि इनका क्या मतलब है।
तो ये ओवल और रॉड शेप के होते हैं, सॉसेज शेप भी हम लोग जो कई बार बोल देते हैं। संख्या इनकी कोई भी गिनती नहीं है, इसलिए मैंने बोला था कुछ भी हो सकता है, जहां पे इनकी डिमांड होगी उसी हिसाब से इनकी गिनती होती है, और अपनी शेप को ये बदलते भी रहते हैं। रहेंगे तो लगभग ऐसे ही उसमें, लेकिन छोटे बड़े थोड़ा बहुत ये हो सकते हैं। काम क्या है इनका? काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका काम है ब्रेक डाउन फूड मॉलिक्यूल्स, मतलब जो आपने खाना जो खाया है, क्यों खाना खाते हो? स्वाद के लिए? No, ma'am. एनर्जी के लिए मैम। नहीं, कि हर काम के लिए एनर्जी मिले। मैंने अगर खाना नहीं खाया तो मेरी इतनी आवाज निकल रही होती? नहीं निकल रही होती। मैं ऐसे बोल रही थी कि हाँ एक माइटोकॉन्ड्रिया है, आई नीड द एनर्जी टू स्पीक आउट ऑल्सो। आप लोगों में इतना स्टेमिना होता कि सुबह के आप उठे हुए हो, योग अभ्यास किया होगा, सब अपने अपने कुछ ऑफिस में भी काम करते हैं, कुछ विद्यार्थी भी हैं, सब अपने सुबह से, और अभी भी आप में इतनी एनर्जी कि आप स्टिल यू आर सिटिंग एंड लिसनिंग टू मी, है ना? नहीं तो ये समय कई बार ऐसा होता है कि अच्छे अच्छों को आलकस आना शुरू हो जाता है, लेकिन आप में इतनी ऊर्जा है, सुनने के लिए भी आपको ऊर्जा चाहिए। बैठे होगे आप बहुत अटेंटिवली सुन रहे होगे, तो हर काम के लिए ऐसा नहीं है कि फिजिकली आप कुछ कर रहे हो, भाग दौड़ कर रहे हो तभी ऊर्जा चाहिए। नॉर्मली अगर आप सो भी रहे होते ना तो भी आपको ऊर्जा चाहिए। क्यों? इसलिए मैम सोते वक्त डाइजेशन सबसे ज्यादा होता है, शायद मुझे ऐसा समझ रहा है। मैम डाइजेशन रेस्पिरेशन के लिए भी। हाँ हाँ, सांस नहीं लेते क्या? है खा पी के लेते चुप हो जाते हो, लेते सांस भी ले रहे हो, लेते दिल भी धड़क रहा है, चाहे वो स्लो में काम कर रहे हो, काम लेकिन कर रहे हैं निरंतर। एनर्जी तो चाहिए भैया उनको भी, सांस भी तुम्हारी चल रही है, आप ही तो सो रहे हो लेकिन आपका दिमाग चल रहा है, थोड़ा शांत जरूर हुआ है, तो हर काम के लिए आपको ऊर्जा चाहिए। थोड़ा सा स्लो वगैरह हो सकता है, वो एक अलग बात है, ठीक है ना? फेफड़े काम कर रहे होते हैं, सोते हुए हमारी सांसें रुक जाती हैं क्या? खाना खाया होता है वो तो खैर पचता ही है, किडनी तो बेचारी काम पे लग रही होती है ना? मतलब हर काम चल रहा है, हर काम के लिए आपको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हमें खाने से मिलती है। लेकिन खाने से एनर्जी ऐसे कैसे बन जाएगी? खाना खाया तो ये काम है माइटोकॉन्ड्रिया की, जो खाने के बाद जो हमारी एनर्जी जो बदलती है, वो इसमें इसका रोल होता है कि ये उस एनर्जी को जो है वो क्या करता है, बनाता है, और बनाने के साथ साथ क्या करता है, इकट्ठी भी कर लेता है। सारी एनर्जी तो एक बार में तो यूज नहीं हो जाती ना, है ना? होता है ना, जब हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, अरे मान लो एकदम से रात को तो हम तो सो रहे थे आराम से, अरे भूकंप आ गया, चलो चलो बाहर चलो बाहर चलो, एकदम एनर्जी चाहिए, चाहिए कि नहीं? वो कहाँ से आएगी? माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर थी एनर्जी, लो भैया भागो, थोड़ा सा भाग दौड़ कर लो, एकदम से एनर्जी चाहिए अब इनको, वो दे देगा, लो जी फालतू की एनर्जी लो। या आप कहीं किसी रेस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, बड़े उसमें ही थे, आपको कहा कि चलो जी आप योग के अभ्यासी हो, कि चलो कोई नहीं एक थोड़ा सा आप भी करके दिखा दीजिए, कोई बात नहीं। अच्छा, अरे भाई मेरे पास एकदम नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया का कोई नहीं, परेशान मत हो, मेरे पास पूरा स्टॉक एनर्जी का, आप भागो मैं दे दूंगा, है ना? तो वो दे देता है तुरंत, लो जी। तो इसके अंदर स्टोर रहती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। आपके घर में बिजली आती है ना? कई बार आप चलते रहते हो, काम करते रहते हो, लेकिन बहुत ज्यादा जैसे बहुत ज्यादा चाहिए एकदम से कि भाई वो लोड बढ़ गया है, तो भी ऊपर से होता रहता है, इसलिए इसका नाम रखा गया पावर हाउस ऑफ द सेल, या एनर्जी फैक्ट्री हो गई है। अब ये बताओ मुझे कि हमारे शरीर का कौन सा पार्ट होगा जहां पे ये क्योंकि यहाँ पे हमने ये बात करी थी ना, वेरी नंबर, अलग अलग सेल में अलग अलग नंबर के होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो कौन से सेल होंगे जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा होगा? ब्रेन। ब्रेन में तो देखो वो तो चल रहा है, उसको एक कॉन्टिन्यूस सप्लाई चाहिए। ब्रेन या मैम स्टमक, मैं कह रही हूँ कि एनर्जी जो स्टॉक वाली जो है, हाँ डाइजेशन 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 तो अभी तो मेरा स्लो हो गया है, रात को तो स्लो होता है। देन रेस्पिरेशन मैम, एक ही बचा, दोनों चीजें मेन। मसल्स ओह। एक्टिविटी आपकी सारी मसल्स में ही होगी। जब आसन लगाना होगा ना तो आपका डाइजेशन या रेस्पिरेशन नहीं आएगा, यही एनर्जी देगा आपको, तभी आपके आसन लगेंगे। या कहेंगे इंजन दौड़ लगाओ, सर्वांग पुष्टि करो,
सूर्य नमस्कार 108 राउंड कौन कर रहा है? आपके हाथ पैर ही कर रहे हैं, आपकी मसल्स ही कर रही हैं भैया, और मूवमेंट खाली मसल्स में ही होती है तो इसीलिए ज्यादा होगी। पता चले जा रहे थे, कुछ भगदड़ मच गई, आपने आव देखा ना ताव, अरे भैया बैग दबा बगल में और भाग ले। एनर्जी चाहिए, कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया। किसको चाहिए? मसल्स को चाहिए। ऐसा थोड़ा ना होगा फूड कंपटीशन हो रहा था, देखें सबसे ज्यादा आम कौन खाता है, मसल्स को ज्यादा वो हो गया? नहीं, डाइजेशन को इसमें इतना ज्यादा वो एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, वो तो अंदर जाकर एनर्जी खुद देगा। तो आपकी मसल सेल जितने भी होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट नंबर माइटोकॉन्ड्रिया के वहां पर होते हैं कंपैरेटिवली टू अदर सेल्स ऑफ योर बॉडी, कंपैरेटिवली, क्योंकि मसल्स को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है फिजिकल एकदम से जब लोड पड़ता है तो। ठीक है, अंडरस्टैंड? चलो कुछ कुछ क्वेश्चंस ना मैं साथ साथ भी कराती रहूंगी ताकि अब माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर भी देख लो भैया। यहाँ पर डबल फोल्ड होता है, तो ये जो बाहर वाली तो लेयर है ना, ये क्या है आपकी आउटर मेम्ब्रेन, पर अंदर वाली ऐसे है थोड़ा झोल झाल लिए हुए, ये देख रहे हो, तो ये फोल्ड्स बना देती है, ये होती है हमारी इनर मेम्ब्रेन। और आउटर मेम्ब्रेन, ये वाली आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन ने जैसे ये बना दिए है ना, इसके बीच में एक खाली जगह होती है। ठीक है, और इन फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टेई बोलते हैं, और उसी के अंदर हमारा मैट्रिक्स जो होता है, और यहीं पे ये हमारा एटीपी। एटीपी क्या है? एटीपी की फुल फॉर्म पढ़ लो भैया, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है? ये एनर्जी इस फॉर्म में स्टोर होती है। एनर्जी जो बनती है, एनर्जी जो स्टोर होती है वो एटीपी की फॉर्म में होती है। ठीक है, ओके, चलो आगे अब हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस के पास में रहता था ये, एक तो न्यूक्लियस के पास में ही था, आपने देखा था, एक थोड़ा दूर भी रहता था। तो ये जो आप फोल्ड्स वाला ये भी देख रहे हो, ये क्या है? ये दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये दूर वाला भी ऐसे ही था कुछ कुछ, ये आप देख रहे होगे। तो दोनों में अंतर क्या है? ये क्या है? बेसिकली इज अ नेटवर्क ऑफ द मेम्ब्रेनस फ्लूइड फिल्ड ट्यूब्यूल्स। ये कुछ ट्यूब टाइप के होते हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और इस तरह के स्ट्रक्चर बना देते हैं, इनके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, और ये बाहर किससे? न्यूक्लियस की बाहरी लेयर से जुड़े हुए होते हैं। ओके, तो न्यूक्लियस के आसपास का स्ट्रक्चर जो आपका ऐसा दिखेगा, ये फोल्ड्स टाइप में इसके ट्यूब्स आपस में जुड़े होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? ईआर, स्मॉल ईआर। लेकिन फुल फॉर्म क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसका काम क्या है? अब इसका काम देखोगे, इन पे जो लाल वाले जो आपको दिख रहे हैं, इसमें बिंदी बिंदी बिंदियां चिपकी हुई हैं बहुत सारी, तो ये बिंदी बिंदी चिपकने से ना थोड़ा सा इसका रफ एज हो जाता है, जो ये चिकनाहट वाला नहीं लगता, तो इसलिए इनका नाम होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरे एक होते हैं उनके ऊपर ये लाल बिंदु नहीं चिपके हुए होते, ये देखोगे है ना, ये पीले से लग रहे हैं, ये लाल से लग रहे हैं, उनके कारण ये क्या है? ये चिकनी सतह वाले हैं, तो इसलिए इनका नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका शॉर्ट में RER बोलेंगे इसको। ये हमारा ये जो डॉट डॉट है, ये क्या है? ये हमारे बेसिकली राइबोसोम्स हैं। क्या है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का भी काम बेसिकली हमारे प्रोटीन की बनाने में ही सहायता करता है। ठीक है, मुख्य रूप से इसका ही ये काम है। और तो RER का क्या काम हो गया हमारा? RER का काम होता है ये हमारे प्रोटीन के सिंथेसिस में मदद करता है, कि उसकी जो हमारी जो फॉर्मेशन है या उसकी यूटिलाइजेशन में ये हमारा मदद करता है RER। अब स्मूथ वालों का क्या काम है? स्मूथ वालों पे राइबोसोम्स तो है ही नहीं, तो यहाँ पर प्रोटीन की बजाय ये हमारे लिपिड के उसमें काम करता है। चिकना वाला है, वैसे भी आप सोचो घी तेल चिकनाई थोड़ा सा रहती है, तो यहाँ पर ये स्मूथ है, तो यहाँ पे लिपिड की सिंथेसिस होती है, और ये हमारे स्टेरॉइड हार्मोन्स भी बनाने में मदद करता है। क्या है? स्टेरॉइड हार्मोन्स। हार्मोन्स भी हमारे बेसिकली जो होते हैं, और डिटॉक्सिफिकेशन में भी काम करता है, मतलब कोई भी टॉक्सिन अगर हमारे सेल के अंदर है तो उसको भी बाहर करने में ये हमारी मदद करते हैं। तो ये है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब थी एक हमारी गोल्गी एपरेटस, ऐसे ऐसे फोल्ड्स में देखी थी ना, वो भी सेल के पास में ही थी, अगर याद हो आपको। यस, ये वाले, ठीक है ना, ये क्या थे? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ वाले हैं, ये रफ वाले हैं,
ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या है, ये है हमारे गोल्गी अपरेटस। एक मिनट, आजकल स्पैम कॉल्स बहुत ज्यादा आने लग गए हैं। चलिए गोल्गी अपरेटस के बारे में बात करते हैं। अभी मैंने सेल के पास में दिखाया था आपको। अब इसको हम गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। ये भी एक तरह के हमारे वेसिकल्स टाइप होते हैं जो है, और ये फोल्डेड उसमें ही होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ना, फोल्ड्स में होते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर पैक्ड होते हैं, है ना, जैसे कि आप देख ही रहे हो। जैसे कपड़े आप तय बना के एक के ऊपर एक लगा देते हो ना, तो ये एक इस तरह से होते हैं। ये भी सेल न्यूक्लियस के पास ही होते हैं, जैसे कि हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे। अब इनका काम क्या है, इनका काम बेसिकली ये करते हैं पोस्ट ऑफिस का काम। ये जो प्रोटीन जो बनता है उसको ये पैक करते हैं और आगे भेज देते हैं। कोरियर वाले का काम, पोस्ट ऑफिस वाले का काम, कि जो प्रोटीन वहां पर सिंथेसाइज हुआ, जो बना, उसको इन्होंने क्या किया, पैक किया और आगे भेज दिया। जैसे कि रक्षाबंधन आ रहा है ना, अभी सब बहनें क्या करेंगी, भाई अगर बाहर रहता है तो राखी लाई खरीद के, राखी को चिट्ठी में डाला, चिट्ठी को लिफाफे को पैक किया और आगे एड्रेस लिख के कहाँ डाल दिया, पोस्ट ऑफिस में, वो जो उसमें क्या कहते हैं, लेटर बॉक्स में डाल दिया कि आगे। आजकल ये खैर शायद लोगों को भी आजकल की प्रथा नहीं पता होगी, पोस्ट ऑफिस वाली, कोरियर वाला समझ सकते हैं, तो वो ये काम इसका है बेसिकली। गोल्गी एपरेटस को आप पोस्ट ऑफिस वाला समझ के कर सकते हो कि प्रोटीन आया या चिट्ठियां आई, उनको लिफाफे पैक किए, वो इसमें करा और आगे जहाँ पे उनका डेस्टिनेशन था वहां पे भेज दिया। तो स्टोर्स एंड मॉडिफाइज प्रोटीन, prepares protein for transport to other parts of the cell and the formation of the liposomes also, ठीक है। तो इनका काम बेसिकली यहीं पर ही है, आप इससे प्रोटीन के उससे ही आप इनको समझ के चल सकते हो। अब है राइबोसोम्स, उसपे चिपके हुए थे ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, जिनको उन्होंने वो बना दिया था रफ, लेकिन ये पूरे सेल में ना इधर उधर भी बिखरे पड़े रहते हैं, बिंदी 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 सी जो दिखती है, उसमें भी पिक्चर में भी आपने देखा था, ठीक है ना। तो ये स्मॉल ग्रैन्यूल्स कंपोज्ड ऑफ द प्रोटीन एंड आरएनए, ये किसके बने हुए होते हैं, मुख्यतः रूप से प्रोटीन के बने हुए होते हैं, और आरएनए भी बना होता है। आरएनए की फुल फॉर्म क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। तो इसलिए इन दोनों को जो ये है क्या बोल देते हैं हम, ये क्या करते हैं, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन, राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मिला के राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। तो फ्री राइबोसोम्स भी थे जो कि पूरे सेल में इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं, और ये चिपके पड़े भी, इसलिए इनको बाउंड राइबोसोम्स ही बोलते हैं। वो किससे चिपके होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इनका काम क्या है, इनका काम वही प्रोटीन सिंथेसिस में है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ा था ना, उसी में बेसिकली काम करते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। पावर हाउस कौन था सेल का, माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड। अब प्रोटीन फैक्ट्री कौन है, राइबोसोम्स। गोल्गी अपरेटस क्या है, पोस्ट ऑफिस। ऐसे करके आप इनको समझाओगे तो इनका फंक्शन आप अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर है। अब हम बात करेंगे लाइसोसोम्स की। लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम्स आप देख रहे हो थोड़े गुच्चड़ मुच्चड़ टाइप के भी होते हैं, है ना, ये देख रहे हो इसमें। अभी क्या है, ये भी एक तरह की छोटी सी, इसके अंदर कोशिका का एक अंग होता है, मेम्ब्रेन बाउंड, इनकी खुद की एक, ये जैसे ये मेम्ब्रेन है ना चारों तरफ, इसकी खुद की भी एक मेम्ब्रेन है, ताकि दूसरे लोगों से पता चले, डिस्टिंग्विश कर सकते हो। गोल, ओवल, अंडाकार, ठीक है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं ये। और इनके अंदर इस तरह के जो गुच्चड़ मुच्चड़ देख रहे हो ना, ये एंजाइम्स होते हैं। ये इनके अंदर अलग अलग तरीके, कई सारे एंजाइम्स होते हैं, और ये पाचन में मदद करते हैं बेसिकली। किसका, जो सेल के अंदर की भी पाचन क्रिया होती है सबकी। मैंने कहा था ना कि पूरी जो सेल के अंदर एक अलग ही फैक्ट्री चल रही है। जैसे हमारे शरीर के अंदर पूरा काम होता है ना, रेस्पिरेशन का कोई अलग करेगा, पाचन का अलग करेगा, एनर्जी बनाने का अलग करेगा, सेल के अंदर सबकी फैक्ट्री अलग चालू है। इसके अंदर भी अलग अलग जो है काम हो रहा है। तो जो हम अगर योग में हम जो बात बोलते हैं कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, कि जो ब्रह्मांड में वही हमारे पिंड में, तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो हमारे पूरे, हम एक मैक्रो लेवल पे हम सिस्टम्स को बोलते हैं, वही माइक्रो लेवल में एक सेल के अंदर पूरा चल रहा है। उसका भी दिमाग है न्यूक्लियस,
हमारी स्किन जो है हमारी आउटर, उसकी भी सेल मेम्ब्रेन है ना, उसका भी अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो उसका भी अपना जो है एनर्जी जो क्रिएट करने का है, इसी तरह से ही है जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है। तो इट कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ एंजाइम्स दैट एक्चुअली फंक्शन एज द इंट्रासेल्युलर, मतलब जो सेल के अंदर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हेल्प करता है। और क्या करता है, किस किस को चबा डालता है, वो होता है ना कि सब कुछ चबा जाऊंगा, लकड़ी पत्थर कुछ भी दे दो तो डाइजेस्ट अनयूजेबल मटेरियल्स। तो जो फालतू का सामान कहीं भूले भटके घुस गया है सेल के अंदर, तो ये भी उसको सब चबा डालेगा, सब को तहस नहस कर देगा, जो सेल के लिए ठीक नहीं है। तो ये प्रोटेक्शन भी देगा एक तरह से, है ना, प्रोटेक्शन भी तो हुआ ना। अब क्या करते हैं हम लोग, मोमोज भी खा लिए, पिज्जा बर्गर सब, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है तो होगा, नहीं तो फिर आप बीमार पड़ोगे। तो आपका लाइसोसोम्स यहाँ पर यही डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करता है कि जो भी जो बेकार की चीजें आ जाती हैं तो उनको ये चबा डालता है, उनको खत्म कर देता है। इसलिए इसको डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं, सेल डाइजेस्टिव मशीन भी है। और ये पुराने जो सेल जो की ऑर्गेनेलिज भी जो हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं या खत्म हो जाती हैं, उनको भी ये खत्म कर देता है। और इसी के साथ साथ अगर कोई बैक्टीरिया या कोई ऐसा भी आतंकवादी भी अंदर घुसता है तो उसको भी ये चबा डालता है, ठीक है। लेकिन अगर बेचारे कई सारे आतंकवादी अगर गलती से घुस आएंगे, फिर क्या होता है, फिर हम बीमार पड़ जाते हैं, होता है ना, वो ओवर पावर हो जाता है। तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एक तरह से हमारे इम्यूनिटी का भी रोल करता है। यस, आ गई यही बात कि नोन एज अ सुसाइडल बैग्स ऑल्सो। क्या करता है, कोई बैक्टीरिया लाल भेष में, देखो भेड़ के भेष में, किसने, भेड़िए ने एंट्री कर ली किसमें, सेल के अंदर। गार्ड ने तो बेचारे गेट कीपर ने पहचाना नहीं, उसने झूठा नकली आधार कार्ड बनवा लिया, घुस गया, कोई बात नहीं, वहां का सिस्टम फेल हो गया तो क्या हो गया, अंदर तो बैठे हैं लाइसोसोम महाराज, अच्छा ये अंदर घुस गया है, ये तुरंत जाएगा और क्या करेगा, उसको आसपास से घेर लेगा, ये देख रहे हो, और घेर के उसको वहीं पे चबा डालता है, और चबा डाल के फिर वो खुद ही खत्म हो जाता है। क्योंकि बैक्टीरिया कई बार बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो क्या होता है, जब ये उसको खत्म करता है तो ये खुद ही नष्ट हो जाता है। और इसीलिए उसको सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है, ऑटोलाइसिस भी बोला जाता है, क्योंकि इस तरह के इसके अंदर से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं कि जिससे कि ये खुद ही खत्म हो जाता है और सेल आपका प्रोटेक्ट रहता है। और फिर उसके बाद जो शेष होता है वो सेल से बाहर निकाल दिया जाता है, सॉल्युबल डेब्रिस। तो फैगोसाइटोसिस, इसको इस जो ये खाता है बैक्टीरिया को या किसी भी ऐसे अनवांटेड एलिमेंट को, तो इसको उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। मतलब है लाइसोसोम इन द व्हाइट ब्लड सेल्स कंटेन एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कि लाइसोसोम बेसिकली हमारी, मैंने अभी बोला था ना, इम्यूनिटी सिस्टम का ही होता है। तो डब्ल्यूबीसी में ज्यादा होते हैं, तो ये जब भी कोई बैक्टीरिया वगैरह होता है तो ये ऐसे कुछ एंजाइम्स करते हैं कि उसको खा के नष्ट हो जाते हैं, और फिर उसके बाद खुद भी जो होते हैं वो नष्ट होके उसको बाहर निकल जाते हैं। तो इसलिए इनका नाम क्या है, सुसाइडल बैग्स। अब हमारे उसमें कुछ सेंट्रोसोम भी थे जो कि हमारे सेल के अंदर ही थे। एक बार पिक्चर में आपको दिखा देती हूँ। या ये देखो, सेंट्रोसोम यहाँ पे थे, बाकी सब आप सब पहचान लिए होंगे, बहुत सारे लाइसोसोम्स पहचान लिए, साइटोप्लाज्म तो था ही, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया इनको पहचान गए होंगे, गोल्गी एपरेटस को भी अब अच्छे से याद कर लिया होगा। क्या है, ये पोस्ट ऑफिस है हमारा, कोरियर वाला है, ये हमारे ईआर हैं, ये एसईआर हैं, ये आरईआर हो गई, और ये न्यूक्लियस है ना। अब हमारे क्या बचे, ये सेंट्रोसोम, ये जो डॉट डॉट थे ये क्या थे, ये हमारे थे, क्या थे बताओ जल्दी। राइबोसोम्स। यस, राइबोसोम्स, याद कर लेना इन चीजों को, ठीक है। चलो अब सेंट्रोसोम की बात करते हैं। सेंट्रोसोम क्या है, रॉड शेप ऑर्गेनेलिज है, ठीक है। ये देखो, ये देख लो ना, लंबी लंबी रॉड शेप में है, ओके। और इसमें क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स। ये देखो, इसके अंदर जो सेंट्रियोल्स का पेयर होता है, ये जो है ना अंदर, ये जो इस तरह से जो पैक्ड है, दिख रहे हैं आपको ये वाले, ये, ठीक है। और ये क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स बेसिकली हॉलो
खाली होती है, खोखली होती है, सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेलीज होती है, जैसे कि लिखा है हॉलो सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेलीज, ये ठीक है। तो ये दोनों हमारे जो है पेयर में होती है और सेंट्रियोल्स इस तरह से पैक्ड होते हैं। और इसके अंदर कितनी है, 27 जो है ट्यूब होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स 27 इस तरह से हमारी ये अरेंज होती है। और 9 ओवरलैपिंग ट्रिपलेट्स में होती हैं, 3 इसमें जो है ना, 1 2 3, फिर 1 2 3 इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 इस तरह से होती हैं, ओवरलैपिंग में होती हैं। और अरेंजमेंट इनका ऐसे ही होता है और एक दूसरे के साथ ही इस तरह से आप देखिए होती हैं, 3 उसमें करके 9 तरह से हो जाती है। तो ये हमारी टोटल इस तरह से ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, ये हमारे सेल के पास ही होती हैं। ये कहाँ पर होती है, नियर द न्यूक्लियस, सॉरी न्यूक्लियस बोलना था, न्यूक्लियस के पास होती हैं। इनका बेसिकली काम क्या होता है, इनका काम होता है रिप्रोडक्शन के टाइम, मतलब जब 1 से 2 सेल बन रहे होते हैं तब इनका काम होता है कि जब न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल जो होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, जब वो विभाजित होते हैं, इनका बेसिकली तब काम होता है शुरू। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है, टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल्स जो क्रोमोसोम्स होते हैं 1 के 2 हो रहे होते हैं, तब ये उनको उनकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं कि भाई उनका जो है रिप्रोडक्शन जो हमारे सेल का है अच्छे से हो सके। अब हमारा इंपॉर्टेंट जो है ऑर्गेनेली, सबसे बड़ी ऑर्गेनेली न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है ओवल शेप का स्ट्रक्चर है, सेल के ज्यादा बिल्कुल बीचों बीच ही होता है, ज्यादातर बीचों बीच ही होता है। ठीक है, और वो किससे बना होता है, वो हमारे जेनेटिक मटेरियल जो सेल का जो होता है उससे बना होता है। कौन सा है जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम बोलते हैं डीएनए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और यही हमारा जेनेटिक कंट्रोल सेंटर है। अब आपको कहते हैं कि अरे ये बच्चा जो हुआ है ये तो बिल्कुल अपने दादा के ऊपर गया है, ये तो ना जो है इसका तो शक्ल तो चलो अलग बात है, दिखी जाती है, लेकिन इसका तो ना बोलने का स्टाइल भी वैसा ही है। तो कैसे वहां तक वो पहुंच गया, है ना। आंखों का कलर हो सकता है, आपको होगा कि चलो जी, लेकिन कुछ हाव भाव होते हैं, चलने का स्टाइल होता है ना। तो ये सारा जो क्या होता है, ये सारा जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये सारा कहाँ से, न्यूक्लियस, सारी इंफॉर्मेशन जो होती है, ये कोडिंग डिकोडिंग सब न्यूक्लियस के अंदर ही है। और वो ही जब सेल का विभाजन होता है, सेल का रिप्रोडक्शन होता है, 1 से 2 सेल बनते हैं, 2 से 4 इस तरह से जो है आगे ये इंफॉर्मेशन जो है पास ऑन होती रहती है। तभी इस तरह से ही जो भी फीचर्स मिल जाते हैं या करेक्टर्स, जो भी आपका हाव भाव भी जो भी है, ये इंफॉर्मेशन वहीं से जाती है। तो न्यूक्लियस में ही हमारा जेनेटिक कंट्रोल सेंटर भी यही है। तो मोस्ट सेल्स आर मोनोन्यूक्लिएटेड, ज्यादातर जो सेल के अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन कुछ भी ऐसे भी सेल्स होते हैं जिनके अंदर 1 से ज्यादा भी न्यूक्लियस हो जाते हैं। और कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं है। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड, 1 से ज्यादा न्यूक्लियस किसमें है, स्केलेटल मसल्स में। ठीक है, देखेंगे। अब इसका कोई कारण मत पूछना, कुछ के तो कारण होते हैं पर ऐसा कुछ नहीं सबके कारण हो। इनन्यूक्लिएटेड जो है कहां पर होता है, रेड ब्लड सेल्स। क्यों, ये आप बता सकते हो क्यों। आपके आरबीसी जो होते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, किस लिए। आवाज आ रही है मेरी। यस मैम, आवाज आ रही है। हाँ बताइए, कुछ तो सोचो सोचो सोचो। इसमें एच भी होता है। एचबी से वो बनते हैं, यस। फिर मैम उनको कुछ काम नहीं है ना, बाकी जैसे सेल को है वैसे, सिर्फ उनको ब्लड में ये होना है। काम की बात ये है कि उसको वो प्रेजेंट ही नहीं होता। क्यों नहीं होता, चलिए मैं बता देती हूँ। इसलिए नहीं होता क्योंकि आरबीसीज हमारे जो हैं वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं। तो जब न्यूक्लियस नहीं होता तो उनको ज्यादा जगह मिल जाती है कि वो ज्यादा ऑक्सीजन कैरी कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर न्यूक्लियस होगा तो थोड़ी सी जगह घिर जाएगी, और उनका ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली हीमोग्लोबिन से ही वो हमारे वहां पर प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन कैरी करनी होती है तो मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरी कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर उनको स्पेस ज्यादा मिल जाता है
इन द एब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियस। जगह ज्यादा मिल गई, ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी, ऑब्वियसली हमारा सारा जो है ऑक्सीजन का ही तो लोचा है, उसी पे तो जी रहे हैं। ऑक्सीजन जो एनर्जी बनती है वो खाली खाने पीने से ही थोड़ा ना बनती है। स्कूटर में पहले के जो आपके पापा लोग जो स्कूटर चलाते होंगे, है ना, या चलो स्कूटर नहीं भी चलाते होंगे, तो आपने गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया, गाड़ी चल जाती है क्या? स्कूटर चल जाता था, या बाइक होती है बाइक चल जाती है। खैर आजकल ऑटो स्टार्ट हो गया, उस बात को मत कहना। पेट्रोल डाला मोटरसाइकिल में, वो भागना शुरू कर देती है। क्या करते हो? स्टार्ट करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है? किक मार के। किक मारनी पड़ती है। वो किक क्या है यहाँ पर? वो किक ऑक्सीजन है। खाना खा लिया, एनर्जी नहीं बनेगी, उसको किक चाहिए। कहाँ से आएगी वो किक? ऑक्सीजन से आएगी। वेरी बैड एग्जांपल, बट तो वो किक और वो पेट्रोल फिर क्या बनाते हैं? हॉर्स पावर, और फिर वो भागता है। यही होता है ना। तो ऐसे ही हमारे शरीर में जो एनर्जी क्रिएट होती है, उसमें हमें ग्लूकोज भी चाहिए जो कि हमें खाने से मिलता है, और हमें ऑक्सीजन चाहिए। इन द लैक ऑफ एनीथिंग हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं बनेगी, तो ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। तो जो आरबीसीज में जब हम न्यूक्लियस अगर नहीं होता है तो उसको ज्यादा जगह मिल जाती है, वो मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरी कर सके। ठीक है, समझ आ गया सबको? यस मैम। चलिए न्यूक्लियस मैम की उनको बात करते हैं। क्या वर्ड था उसको? एक्यूलेटेड क्या वर्ड था? किस चीज का? जो आरबीसी है वो अनन्यूक्लिएटेड। ए का मत, ए जहां पर लग जाएगा ना, इसका मतलब होता है एब्सेंस, नहीं है। ठीक है ना। ए का मतलब जहां किसी पे लगा दोगे, इसका मतलब होता है कि वो नहीं है, तो वहां पर न्यूक्लियस नहीं है। चलिए न्यूक्लियस के बारे में फटाफट कर लेते हैं, समय खत्म होने वाला है। अब न्यूक्लियस के भी चारों तरफ इसकी खुद की एक वॉल होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे होगे ना, छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, ताकि इनके अंदर भी किसी भी मटेरियल को अंदर जाना है या बाहर आना है तो वो इजीली यहाँ से हो पाए। ये भी इसकी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। तो ये जो पोर्स होते हैं हमारे, ठीक है। अब इसके अंदर भी इनका जो होता है लिक्विड होता है, जैसे कि हमारे सेल के अंदर था, वो था साइटोप्लाज्म। ये लिक्विड क्या होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस का भी खुद का भी एक और ब्रेन बैठा है भैया। ये तो वो वाली बात हो गई कि वो डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, है ना। वो पहले रशियन डॉल्स होती थी, खेलते थे ना हम, एक गुड़िया को खोलो दूसरी गुड़िया निकलती थी। इसका भी खुद का है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है। और फिर हमारे यहाँ पर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्रोमेटिन की फॉर्म में होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है आउटर मोस्ट कॉम्पोनेंट है आपके सेल का, ये उसको एक स्ट्रक्चर देता है, उसका बॉर्डर बनाता है। इसको हम न्यूक्लियर एनवलप भी कह देते हैं। एनवलप मतलब लिफाफा होता है ना, उसको चारों तरफ से जो है ढक लेता है इस तरह से, तो न्यूक्लियर एनवलप भी कहते हैं। ये भी हमारी जैसे सेल मेम्ब्रेन थी, ऐसे ही ये भी फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन होती है। और ये साइटोप्लाज्म को, सेल के लिक्विड को और न्यूक्लियस के लिक्विड को अलग करती है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म को और साइटोप्लाज्म को ये सेपरेट करती है, या न्यूक्लियर मटेरियल को सेपरेट करती है। इसके अंदर कुछ पोर्स होते हैं जो कि कुछ मटेरियल का आना और जाना को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे सेल मेम्ब्रेन में था। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लियस, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन हमारे सेल को प्रोटेक्ट करता था। इस पिक्चर में आप अच्छे से देखोगे तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये आप देख रहे हो चारों तरफ है, और उसके बीच बीच में छेद भी होते हैं, ये न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। और ये इसका ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, और लिक्विड को हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है। और उसी के अंदर देखोगे प्लाज्मा में के अंदर धागे 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 से दिख रहे हैं, उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन, क्रोमेटिन थ्रेड्स या क्रोमेटिन, ये जो है। ठीक है। सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसी न्यूक्लियस के अंदर ही छुपी होती है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? हमारा लिक्विड क्या है? ये भी एक विस्कस वाटरी मटेरियल ही है, और इट्स अ टाइप ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, जैसे कि हमारे सेल के अंदर था, सेल साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म वैसा ही है, जो कि पानी से, इनऑर्गेनिक आयंस और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना है। तो प्रोटोप्लाज्म किसको कहेंगे अब हम? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिला के अब हम क्या कह देंगे? प्रोटोप्लाज्म। समझ गए? साइटोप्लाज्म जो था वो सिर्फ सेल के न्यूक्लियस के बाहर वाला था, न्यूक्लियोप्लाज्म सेल के अंदर वाला, लेकिन दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म।
ठीक है। और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या मिलता है, क्रोमेटिन एंड द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस तो अभी हमने देखा था, है ना, इसी ये न्यूक्लियोलस है और ये क्रोमेटिन है, ये देख लो धागे धागे से। अब आगे काम क्या है, काम क्या है, सपोर्टिंग द क्रोमेटिन मटेरियल एंड न्यूक्लियोलस, ये उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, रिजिडिटी देता है न्यूक्लियस को, भाई उसकी एक जो है फ्लेक्सिबिलिटी कह लो, और थोड़ा सा उसके बाद कुछ आना है जाना है इस तरह से। और यहीं पर ही हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म पे ही हमारे डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स जो होते हैं, यहीं पर ही उनका जो है सिंथेसिस होना शुरू हो जाता है, एक तरह से फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है अब ये क्रोमेटिन के बारे में। ये क्रोमेटिन है क्या, आप इस पिक्चर से देखोगे, ये सेल था, सेल के अंदर क्या था, न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर ये आपको दिख रहा होगा न्यूक्लियोलस, ये आपको सेल के अंदर न्यूक्लियस आ गया। न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन बेसिकली धागे की शेप में है, लेकिन इनके अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स छुपे हुए हैं इन्हीं धागों के अंदर। ठीक है, ये जो धागे धागे से है ना, ये क्रोमेटिन थ्रेड्स जो हैं, इन्हीं में ही हमारे क्रोमोसोम्स ही भी हैं। और क्रोमोसोम्स क्या है, किससे बनते हैं, हमारे डीएनए से बनते हैं। और डीएनए के अंदर सारे हमारा क्या है, जीन्स, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो हम अभी बात कर रहे थे, जीन एक जो होती है सेगमेंट ऑफ डीएनए है। ठीक है, तो क्रोमेटिन इज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द, किसका स्ट्रक्चर है, डीएनए और प्रोटीन का। डीएनए और प्रोटीन से ही बने हैं ये, और थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर होते हैं और लूजली कॉइल्ड होते हैं, अभी मैंने दिखाए थे जैसे। और उसके बाद जब हम इसके अंदर जब ये विभाजित होते हैं ना, तब ये कंडेंस फॉर्म में आते हैं। तो वो क्या होते हैं, फिर हमारे वो क्रोमोसोम्स होते हैं, इन्हीं के अंदर ही, क्रोमेटिन थ्रेड के अंदर ही हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं। और कितने पेयर हैं हमारे क्रोमोसोम्स के, वो होते हैं 23, 46 क्रोमोसोम्स या 23 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम्स, वो हमारे प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। और वो किससे बने होते हैं, हमारे डीएनए से और प्रोटीन से। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इन ए कंडेंस्ड फॉर्म अटैच्ड टू द हिस्टोन्स प्रोटीन। काम क्या है इनके, अब इनका क्रोमेटिन का या क्रोमोसोम्स का काम क्या है, देखो ये जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स ये जो हमारे कंडेंस फॉर्म तो क्रोमोसोम्स हो गए, क्रोमेटिन ये खुले खुले इस तरह से फैले हुए होते हैं। जब ये कंडेंस फॉर्म में हो जाते हैं क्रोमोसोम्स, इन्हीं के अंदर ही आप देखोगे ये जो है हिस्टोन्स है और न्यूक्लियोसोम्स है। डीएनए का फिर आप डिकोडिंग कोडिंग करते हो, तो इस तरह से इसकी इंफॉर्मेशन आती चली जाती है। तो सबके शरीर के अंदर डीएनए से ही हमारे जो है अंदर के जो भी राज हैं खुल जाते हैं। जितने भी हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी के भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि आपने जो कौन सी जुरासिक पार्क फर्स्ट मूवी आई थी, है ना, डायनासोर कैसे बनाया था, उसमें दिखाया था कि एक मच्छर जो था वो उसका खून पी के उसी मच्छर के मच्छर या उसका लेके ना वहीं से उन्होंने उसका डीएनए निकाल के फिर उसको जोड़ के, जहां से उसकी चेन टूटी हुई थी, अगर आपको याद होगा, ये चीज याद होगी आपको, वो टूटी हुई चेन को उधर करके फिर उन्होंने डायनासोर बनाए थे। वो एक खैर मूवी थी, लेकिन मतलब वो थोड़ा सा मैं आपको बता रही हूँ, उस तरह से जो दिखाया गया था। तो फंक्शन क्या है इसका हमारा, कि ये हमारे सेल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, हमारे जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो उसको ही उठाते हैं, जो हमारे जीन्स की फॉर्म में रहती है, ये सब उसी के अंदर रहते हैं। और कंट्रोल इनहेरिटेंस एंड मेटाबॉलिज्म, जो हम कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी की बात होती है, जो हमारे शरीर की चयापचय जो काम भी है, वो भी ये सब ही हमारा जो है कंट्रोल करते हैं। अब ब्रेन का भी, ब्रेन जो था वो था न्यूक्लियोलस, राउंड शेप का था बीचों बीच, और सेल के अंदर ही रहता है, लेकिन उसकी खुद की कोई मेम्ब्रेन नहीं है। जैसे न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन थी, इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं, इट्स अ मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली। न्यूक्लियस इज अ लार्ज स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस, ठीक है ना, ऑब्वियसली आपने देखा ही था। ये किससे बना था, ये आरएनए और प्रोटीन से बना था। अब इसका काम क्या है कि आरएनए के फॉर्मेशन में, राइबोसोम्स की प्रोटेक्शन में और प्रोटीन की फॉर्मेशन में जो है मदद करता है। तो आज हमने जो है सेल के बारे में इतना डिटेल में पढ़ा, आशा करती हूँ कि आपको सब समझ आया होगा। अगर आप किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ प्रेजेंट करना। मैम राइबोसोम के 2 टाइप बताए, एक बाउंड और दूसरा कौन सा था, वो मेरा लिखना मिस हो गया मैम।